देखो, तुम्हारा तुम्हारा तो हो चुका था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तुम्हारा नहीं हुआ था। ठीक। तो तब हमने ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत लंबा खींच के पढ़ा था ताकि एक एक चीज़ हम समझें। ठीक है ना। आज से हम मतलब आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसे थोड़ा शॉर्ट में और डेप्थ में पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पर उसे हम मिनिमम अमाउंट में ख़त्म करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो कौन सा होता है? यूनिट एंड मीजरमेंट। ठीक है ना। पर हमारे हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिक्स। क्लियर? जैसे आपने छोटी क्लासों में एक चीज़ देखी थी, जब आप 9th 10th वगैरह में थे, तो आपने एक चीज़ देखी थी कि आपको पहले साइंस पढ़नी थी। ठीक है ना। अब साइंस में पहले नहीं बताया जाता है, जब आप 6th 7th में होते हो, कि कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन सा केमिस्ट्री का है और कौन सा बायोलॉजी का है। ठीक है ना। आपको एक जनरल विज्ञान या फिर साइंस का चैप्टर पढ़ना होता है। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा आगे क्लासेस में बढ़ते हैं, आपके पोर्शंस अलग अलग नहीं होते हैं, पर फिजिक्स आपको बता दिया जाता है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। यू हैव टू मेक इन्फॉर्म्ड कि आपका कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन सा बायो का है और कौन सा केमिस्ट्री का है। ठीक है ना। 9th और 10th में आते आते यू आर वेरी अफर्म्ड कि कौन सा चैप्टर हमें कहाँ पे पढ़ना है। अगर हम मोशन पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? फिजिक्स है। अगर हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? बायोलॉजी है। अगर हम केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? केमिस्ट्री है। पर जैसे ही आप 10th पास करते हो, उसके बाद आपके पास आ जाता है 10th पास करते ही फिजिक्स की अलग बुक हो जाती है, अलग टीचर हो जाता है। केमिस्ट्री की अलग बुक हो जाती है, अलग टीचर हो जाता है। सिमिलरली बायोलॉजी के साथ होता है। ठीक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइंस, है ना। अगर हमें पूरी तरीके से साइंस को पढ़ना है, फिजिक्स को समझना है बेसिक से, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस हमारी है क्या। सबसे पहले व्हाट इज साइंस। फिर साइंस में जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, द क्लासिफिकेशन लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है ये क्यों किया गया? ठीक है ना। दूसरी चीज, अब हमें तो फिजिक्स में ही पढ़ना है तो फिजिक्स में ही देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है कि फिजिक्स एक्चुअल में है क्या। ठीक। दूसरा, फिजिक्स में हम कई अलग नाम पढ़ेंगे, जैसे कहीं पे पोर्शन आता है कि ये मैकेनिक्स का है। ठीक। कहीं पे हीट की बात हो जाती है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स की बात हो जाती है। कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो जाती है। ठीक। ऐसे ही कहीं पे किस चीज की बात होती है? ऑप्टिक्स की हो जाती है, यानी कि लाइट और ये जो लेंसेज, मतलब जो भी ऑप्टिकल चीजों के बारे में बात हो जाती है वहां हो जाती है। ठीक है ना। अब ये जो सारी चीजें क्लासिफिकेशन हुआ है ये किस बेसिस पे हुआ है? ठीक। फिजिक्स के कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जहां पे हम क्या पढ़ते हैं? एटम के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। जहां पर हम क्या पढ़ते हैं? क्वार्क्स के बारे में, ग्लूऑन्स के बारे में, है ना। इनके इंटरेक्शन के बारे में, कि फिजिक्स में कौन सी चीज किस वजह से हो रही है, क्या क्या कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। और कभी कभी फिजिक्स के कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जहां हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। फिर उससे भी बाहर जाके हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। उससे भी बाहर जाके हम बात करने लगते हैं यूनिवर्स की, ब्लैक होल की, बिग बैंग थ्योरी की। तो हमारा अगर ध्यान से देखो तो फिजिक्स है ना जो, वो उस छोटी चीज से जिसे आप नेकेड आईज से देख भी नहीं सकते हो, वहां से शुरू होती है और वहां तक शुरू होती है जहां तक आप बड़े बड़े टेलीस्कोप टाइप की चीजों का भी यूज करके प्रॉपर तरीके से नहीं देख सकते हो।
कुछ समझ में आई बात? यानी कि हमारी फिजिक्स मिनिमम लेवल से मैक्सिमम अमाउंट तक जा रही है ना? तो कभी कभी हमारे दिमाग में एक चीजें आती होंगी, हम सभी लोग सोचते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कौन चला रहा है। इफ यू आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एंड बिलीफ, तो आप कह सकते हो गॉड इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो पूरी दुनिया में हो रहा है। बट अगर यू आर इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, देन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ एंड योर टीचर्स एंड ऑल अदर पर्सन की दुनिया कैसे चलती है। ये दुनिया में जो भी हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, एनवायरनमेंट गर्म हो रहा है, बर्फ पिघल रही है या बर्फ बन रही है, ग्लेशियर्स हैं, समंदर जो हमारा ओशन है वो कैसे रोटेट कर रहा है, पूरी दुनिया कैसे, कहीं पे कोई पोर्शन सबमर्ज हो जाता है, कहीं पे कोई अर्थ का पोर्शन बाहर आ जाता है, कहीं पे वोल्केनो फट रहा है, कहीं पे वोल्केनो शांत पड़ा हुआ है, कैसे हमारे रात और दिन होते हैं। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हो कि हाउ दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स इज परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। ये पूरी दुनिया अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रही है। फिजिक्स की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये तो बता सकता है कि कोई फंक्शन कैसे हो रहा है, पर ये हर बार इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती कि क्यों हो रहा है। क्लियर? जैसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास जिनके सवाल आप ये तो बता सकते हो कि आप कैसे हो रहा है ये चीज, पर हो क्यों रहा है नहीं पता। दुनिया कैसे चल रही है, वी ऑल कैन नो बाय सम एनालिसिस, बाय सम ऑब्जर्वेशंस, बाय सब कैलकुलेशंस, बट ये दुनिया है ही क्यों? हु कैन गिव यू आंसर अबाउट दिस क्वेश्चन? सोच रहे हो क्या है? दुनिया कैसे चल रही है आप जवाब दे सकते हो, कोई और जवाब दे सकता है, पर दुनिया है ही क्यों, दुनिया चल ही क्यों रही है? यू कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन डेफिनेटली। क्लियर? ठीक है। तो जैसे कि एक बड़ी खूबसूरत सी बात है, हर राज का एक इल्म होता है। इल्म उर्दू का वर्ड है, उसका मतलब होता है हर राज का कोई ना कोई पर्दाफाश जरूर होता है। और फिजिक्स एक वही सब्जेक्ट है जहां पर हर राज का क्या होता है, पर्दाफाश हो जाता है। ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइंस। ठीक है ना? हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंटरप्राइज दैट बिल्ड्स एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रिडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। मतलब साइंस, सिंपल भाषा में अगर समझें तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा डोमेन है किसी भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट किसी भी एनालिसिस थिंग का, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में एक इस तरीके से बात करते हैं लाइक क्यों, कैसे, कब, कहां, कितना। ठीक है ना? तो साइंस, एक्चुअली साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिक। ये किसका सब्जेक्ट है? लॉजिक का सब्जेक्ट है। इफ यू आर यूजिंग योर लॉजिक, ठीक है ना, अगर आप क्या कर रहे हैं, अपना लॉजिक यूज कर रहे हैं, देन आप किसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप किससे डील कर रहे हैं? साइंस से। साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। गॉट इट? ठीक है। पहला, साइंस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना? विदाउट ऑब्जर्वेशन देर इज नो साइंस। आफ्टर ऑब्जर्विंग समथिंग यू कैन एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दैट थिंग। ठीक है? जैसे कि बहुत सारे फिनोमिना हो रहे हैं, हम कैसे देख पाते हैं? हाउ कैन बी सी एनी ऑब्जेक्ट? ठीक है ना? तो इसका क्या है, कोई साइंटिस्ट आया और उसने डायरेक्ट कोई थ्योरी दे दी, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि रोशनी होती है
इन दैट सिचुएशन वी कैन ओनली सी द ऑब्जेक्ट्स। अगर लाइट नहीं है, देयर इज नो लाइट, यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। आंख में कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे भी लिविंग एलिमेंट्स हैं जो रात में देख पाते हैं, पर उतना ऑब्जर्वेशन तब नहीं था। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि दिन की रोशनी में या उजाले में ही आप कोई चीज देख सकते हो। क्लियर। तो अब सवाल आया कि उजाले में ही क्यों देख सकते हो। तो किसी ने और ने एक्सप्लेन क्या किया कि उजाले में जब आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हो तो आपकी आंखों पे वो लाइट पड़ती है और फिर वो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। कुछ ने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। कुछ का एक्सप्लेनेशन ये था कि पहले लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फिर ऑब्जेक्ट से टकरा के आंखों तक जाती है ना। तो दोनों के अपने अपने समझाने के एक्सप्लेनेशन थे, दोनों अपने अपने एक्सप्लेनेशन दे दिए। बाद में उस पर क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या पता लगा कि यहां तो हकीकत कुछ और ही है, यानी कि दोनों में से एक तो गलत है और एक सही। वन पर्सन इज सेइंग लाइक कि द लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम आई फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड देन वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। कुछ ने क्या बोल दिया, द लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आई लाइट रीच टू अवर आईज एंड द आई इज एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। तो दो में से एक तो सही होगा और एक गलत होगा। तो ये फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट कहां से पता लगा, ऑब्जर्वेशन से। सो साइंस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। उसके बाद अब जो ऑब्जर्व किया गया, ये जो दो कॉन्सेप्ट दिए गए, इनमें से सही क्या है और गलत क्या है, हु कैन टेल यू। भाई जब तक प्रूफ नहीं होगा उस बात का, तब तक हाउ कैन यू एक्सेप्ट। वन पर्सन इज सेइंग, उसके भी फॉलोअर होंगे, वो कह रहे होंगे नहीं ये वाला सही है, सेकंड वाला कह रहा होगा ये वाला सही है। तो हु इज द राइट पर्सन। सो द राइट पर्सन इज दैट पर्सन जिसका एक्सपेरिमेंट, जिसकी थ्योरी, जिसने जो कॉन्सेप्ट बोला, जिसने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जिसका जो ऑब्जर्वेशन था, अगर उस ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, कोई प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन अगर उस बात को साबित कर देगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन सही और उसका ऑब्जर्वेशन भी सही, तो उसका कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरी भी सही। तो उस बात को परखने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट। किसी भी चीज की परख करने के लिए आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे उस बात का। तो साइंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आफ्टर ऑब्जर्वेशन बी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अगर एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन सही साबित हो जाता है, दैट इज द राइट थ्योरी। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या मिलेंगे, लॉज बनेंगे। क्या बनेंगी, थ्योरीज बनेंगी। तो साइंस इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन। After observation, you have to perform an experiment, and after performing experiment, you will get some theories and some laws. Clear? And all these phenomena are mainly or basically based on the concept of logic. Clear? So science is the logical reasoning. Clear? Science is the logical reasoning. अभी मैंने आपको बताया कि साइंस को तीन डोमेन्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी मेनली डील्स विद द मैटर एनर्जी लॉज ऑफ नेचर। ठीक है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स कंपोजिशन ऑफ समथिंग, स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, and reaction of the substances. Biology is the subject of life and living organism. ठीक है। ओके। अब टूल्स क्या हैं साइंस के, देखो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें कुछ परफॉर्म, अगर कोई भी फंक्शन आप करो उसके लिए कुछ तो टूल्स चाहिए आपको। तो पहला टूल होता है एक्सपेरिमेंट। साइंस का टूल ही एक्सपेरिमेंट है। मतलब समझ में आ रहा। अगर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, देन यू आर नॉट डीलिंग विद द साइंस। क्लियर। So if you are dealing with the science, you have to ask the question why, where, how, which, या how much,
ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि व्हाई द देयर इज समथिंग एंड हाउ दैट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन एंड व्हाट इज द फिनोमिना एंड हाउ मच इज द फिनोमिना's रिजल्ट. एवरीथिंग इज told by एवरीथिंग इज टोल्ड बाय ऑल these थिंग्स. क्लियर? ठीक. लॉजिकल रीजनिंग जो आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना, एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग. अब आफ्टर द knowing what is happening, clear, you have to calculate how much is happening. भाई कितना हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, बारिश अगर हुई है तो आपको हर साल पता लगता है कि देयर इज दिस अमाउंट ऑफ सेंटीमीटर बारिश रेन इज हैपेंड, है ना, कितनी रेन हो गई है, तो वो किस में कैलकुलेट होती है, एमएम और सीएम में. क्लियर? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आज का टेम्परेचर कितना है ये कौन बताएगा, कोई स्केलिंग होगी. अब वो स्केलिंग कितना वेरिएशन कर रही है ना. आप लोग ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े हैं, उसमें भी क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला कहाँ से निकला, मैथमेटिक्स का यूज करके. सो फॉर द एक्सपेरिमेंट एंड लॉजिकल रीजनिंग्स एस्टेब्लिशमेंट आपको क्या यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स. ठीक है ना, आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स. ठीक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज फिजिक्स. साइंस समझ में आ गई. साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग विच इज टोटली बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, experiment, and after the observation experiment what you get theories, some laws. ठीक है ना. एंड ऑल दीज थिंग्स जो परफॉर्म की गई हैं वो सारी की सारी किन चीजों बेस्ड हैं, पहला तो लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट करोगे, और एक्सपेरिमेंट का यूज कर एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स. दैट इज कॉल्ड मैथमेटिक्स मॉडलिंग. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज द फिजिक्स. अगला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज फिजिक्स. एक्चुअली दिस इज नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द डोमेन क्वेश्चन. दिस इज द मेन क्वेश्चन व्हाई वी आर सिटिंग हियर. यही वो सवाल है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं. सो व्हाट इज फिजिक्स. Physics is the study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena. जो भी बेसिक लॉज है नेचर के और उनके जो भी मैनिफेस्टेशन है उन सबको पढ़ने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं. मोटे मोटे तौर पे समझें अगर हम, तो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट विच डील्स थिंग्स अराउंड यू, विच डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड. जो भी आपके आसपास फिजिकल वर्ल्ड है, जो उस फिजिकल वर्ल्ड की बात करता है मेनली, वो क्या है, फिजिक्स है. सवाल ये है कि व्हाट इज योर फिजिकल वर्ल्ड, कि आपका फिजिकल वर्ल्ड है क्या. एवरीथिंग ऑब्जर्वेबल फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल टू द यूनिवर्स, फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल टू द यूनिवर्स. हर वो चीज जो ऑब्जर्वेबल है, क्लियर, और कहां से लेके सब एटॉमिक टू यूनिवर्स. यानी कि फिजिक्स का डोमेन क्या है, फिजिक्स का रेंज क्या है, सब एटॉमिक. सब एटॉमिक समझते हो. देखो ये है एटम, ठीक है ना. एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था, उनका नाम क्या था, डॉल्टन. तो डॉल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहा जाता डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना. उनका क्या कहना था, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल कैन नॉट डिवाइड फर्दर. मोटे मोटे तौर पे क्या कहा कि हर पदार्थ, हर मैटर एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, अणु. ठीक है, उनको क्या कहते हैं, अणु या फिर एटम्स. पर बाद में जब रिसर्च हुई तो पता क्या लगा कि एटम ऑटोमेटिकली, एटम भी किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है. सो दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ एटम. ये क्या है, पार्टिकल्स ऑफ एटम. ठीक. तो इनको कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स. और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है ना.
ये वो पार्टिकल हैं जिनसे मिलके एटम भी बना हुआ है। ठीक, ऐसा नहीं कि ये लास्ट था, इसके बाद और डिस्कवरीज हुई और ज्यादा रिसर्च हुआ तो पता क्या लगा कि ये पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सम मोर टिनी पार्टिकल्स। क्लियर? और उन्हें क्या कहते हैं हम? उन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? क्वार्क्स। क्या कहते हैं? क्वार्क्स। तो पहले तो एटॉमिक थ्योरी आई, फिर सब एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद क्वार्क्स थ्योरी। ठीक, और ये कहां से शुरू हो रहा है? इस लेवल से, और कहां तक जा रहा है? यूनिवर्स तक। क्लियर? यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है? स्कोप क्या है इसका? माइक्रोस्कोपिक टू कॉस्मिक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक सबसे छोटा, एटॉमिक, सब एटॉमिक, क्वार्क्स लेवल से लेके कहां तक है? कॉस्मिक लेवल तक, यानी कि यूनिवर्स तक। ठीक, अब वो सबसे छोटी स्केल, यानी कि अगर हम बात करें इसकी रेंज की कि फिजिक्स कहां से कहां तक डील करती है, तो फिजिक्स हमारी डील कहां से कहां तक करती है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर से कहां तक? यूनिवर्स की रेंज तक। और यूनिवर्स की रेंज क्या है? 10⁻26 मीटर। यानी कि हमारी फिजिक्स 10⁻⁻14 मीटर से लेके 10⁻+26 मीटर तक की रेंज को कवर करती है। दिस इज द रेंज ऑफ फिजिक्स। यू कैन थिंक कि कितनी बड़ी रेंज है ये समझने के लिए, है ना? ठीक है, अब फिजिक्स या कोई भी चीज, मैंने आपको बताया था कि साइंस जो है ना आपका, साइंस इज द सब्जेक्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, और लॉजिकल रीजनिंग जहां पर यूज होती है उसे कहते हैं साइंटिफिक मेथड और वे। यानी कि इफ यू आर डीलिंग विद अ सब्जेक्ट यूजिंग द लॉजिक, देन यू आर डीलिंग विद द साइंस ऑफ दैट सब्जेक्ट। क्लियर? एंड द लॉजिकल रीजनिंग, इन लॉजिकल रीजनिंग यू हैव टू फॉलो सम पाथ्स, कि भाई पहले आप देखोगे, समझोगे, फिर खुद से क्यों क्या कैसे सवाल पूछोगे, उस हिसाब से फिर एक्सपेरिमेंट करोगे। अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो गया तो आपका ऑब्जर्वेशन गलत है, अगर एक्सपेरिमेंट सही हो गया तो आपका ऑब्जर्वेशन सही है। फिर आप उस पर थ्योरीज बनाओगे, लॉज बनाओगे। यानी कि ये प्रॉपर वे है एक किसका? साइंस से डील करने का। तो इस वे को साइंटिफिक वे या साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, सो इन साइंटिफिक मेथड यू हैव टू ऑब्जर्व समथिंग। आप पहले क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो, और फिर बीच में बहुत सारे फिनोमेना करके आप कहां पहुंचते हो? थ्योरी पे पहुंच जाते हो। ठीक है ना? तो पहला स्टेप क्या होता है साइंटिफिक मेथड का? यू हैव टू ऑब्जर्व समथिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन करना है। देन हाइपोथेसिस, यानी कि आपको कल्पना करनी है कि आपने ऑब्जर्व किया, फिर आप अपने मन से एक गणना करोगे, एक कैलकुलेशन करोगे, एक एक कॉन्सेप्ट बनाओगे मन में कि ऐसा होना चाहिए। भाई आप किसी चीज को देखोगे, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने क्या देखा कि पानी, वो हमेशा हमारे यहाँ पहले क्या होता, नल और टप तो थे नहीं। हमारे सारे जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे साधु महात्मा थे, वो सारे किसमें नहाते थे? नदियों में। तो वो जब नदी में नहाने जाते तो वो हमेशा देख रहे थे कि नदी एक तरफ से आके दूसरी तरफ ही जा रही है। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर इन एनी सिचुएशन और इन एनी टाइम। द होल ईयर and whole their life, they only find the direction of river is only one, और that is from somewhere to somewhere। उन्होंने एक ही चीज देखी, उन्होंने वो चीज कहीं मेंशन की, उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया ना, और उन्होंने अपने मन में क्या हाइपोथेसिस बनाई? उनकी हाइपोथेसिस क्या थी? कि इधर ऊंचा होगा और इधर नीचा होगा, तो नदी हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर बह रही है। ये उनकी
कल्पना रही होगी। फिर उन्होंने क्या देखा, एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने जितनी बार भी ऊंची जगह पे पानी को डाला तो वो हमेशा किधर बहा, नीचे की तरफ। जब भी उन्होंने नीचे पानी डाला वो अपने से नीचे की तरफ बहा, कभी ऊपर की तरफ नहीं बहा। समझे? तो उनका एक्सपेरिमेंट हो गया कि हमेशा वाटर इधर ही जा रहा है। इस बात को उन्होंने जितनी बार देखा, जितना उन्होंने बताया, जितना उन्होंने समझाया, और उन्होंने जितनी बार इस बात का एक्सपेरिमेंट किया, दे कलेक्टेड द डाटा। उन्होंने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, कहीं पे लिखा, कहीं पे मेंशन किया, कहीं गुफाओं की दीवारों पे बनाया, बहते हुए झरने को या नदी को, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को मेंशन किया। और अगर कुछ भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं था तो उन्होंने अपने आगे वाली पीढ़ी को इस बात से इंफॉर्म कराया कि भाई ऐसा ऐसा होता है। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक। उसके बाद जब एडवांस लेवल पे उनके पास चीजें आई तो उन्होंने क्या किया, उसका थ्योरी फॉर्मुलेशन कर दिया। यानी कि सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस बनाई, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर एक्सपेरिमेंटेशन का डाटा कलेक्शन किया, और डाटा कलेक्शन जो एक्सपेरिमेंट से डाटा मिला उस हिसाब से आपने अपनी थ्योरी का फॉर्मुलेशन कर दिया। उसके बाद अब आपकी थ्योरी आ गई, आपने बहुत सारे डाटा का एक थ्योरी बनाई, तो अब उस थ्योरी के दो रिजल्ट हो सकते हैं। उस थ्योरी के दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आगे वाला रिजल्ट क्या होगा। क्लियर? नहीं समझे? समझने के तौर पे एक चीज समझो, आप जाओ घर के बाहर, ठीक है ना, आप एक गली में घुस जाओ, आप गली में 10 लोगों से बात करो और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एक सवाल पूछो, और अगर उस गली के 10 लोगों में से 8 लोग अगर आपको एक ही जैसा जवाब दें, और आप जब 11वें व्यक्ति से वो सवाल पूछने जाओगे तो आप कहीं ना कहीं इस बात से अश्योर होगे कि द 11th पर्सन विल आल्सो गिव यू द सेम आंसर एज 8 पर्सन। आप 2 पर्सन की बात नहीं सोचोगे कि जो दो अलग दिए थे उनके जैसा 11th होगा। योर माइंड विल एक्सेप्ट, योर माइंड ऑलरेडी एक्सेप्टेड कि अब 11 पर्सन भी 8वें जैसा आंसर ही देने वाला है। दिस इज द थ्योरी ऑफ डाटा। भाई जितना आपके पास डाटा है ना मेजोरिटी में, आप उसी हिसाब से आगे की प्रिडिक्शन करोगे। ठीक है ना? तो इस हिसाब से, जैसे अब बारिश कब होगी, बारिश का मौसम कैसा होगा, तो ये प्रिडिक्शन कैसे हो पाती है, क्योंकि कई सालों का डाटा कलेक्ट किया गया है, कई सालों के ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि अब इस तरीके का मौसम बनेगा तो अगला बारिश का टाइम आ जाएगा। मानसून कब आएगा कब नहीं आएगा ये कैसे प्रिडिक्ट हो पाता है, फ्रॉम द स्टडी ऑफ डाटा कलेक्शन। क्लियर? एंड ऑल अदर थिंग्स। दूसरा आप क्या कर सकते हो, मॉडिफिकेशन। पहला तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कोई आपके पास फिनोमिना है, आप उसमें कोई चेंजेस करके अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आज फैन है हमारे पास, कंप्यूटर है, ये सब क्या है, फिजिक्स के मेथड्स का, इन्हीं मेथड्स का यूज करके मॉडिफिकेशन ही तो है। सबसे पहले हमारे पास तार वाले बड़े बड़े फोन थे, आज हमारे पास मोबाइल हैं, आने वाले समय के पास हमारे पास क्या होगा, 5G 6G 8G की स्पीड में होगा। तो ये सब क्या है, फिजिक्स का यूज करके टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया हमने, मॉडिफिकेशन ही तो कर रहे हैं हम सारी चीजों का। क्लियर? ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, ये आपको याद होगा, दिस इज द सेकेंड मॉडल ऑफ एटम टू एक्सप्लेन द एटॉमिक मॉडल। दिस इज द सेकेंड मॉडल ऑफ एटम, जो आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा, कहीं ना कहीं 11th में भी पढ़ा है। ठीक है ना? उन्होंने गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया और क्या आपको दे दिया, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जहां पर उन्होंने क्या बता दिया, देयर इज द देयर इज अ something in the center of nucleus, sorry, center of atom, and that is called as nucleus. And 99.9% mass of the atom is concentrated at that point. Electrons are revolving around the
न्यूक्लियस, ये सब उन्हीं का था, है ना। ठीक है, तो हमारा क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करो, फिर खुद से सवाल पूछो, फिर उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन किया कि फिर ये सवाल पूछो कि क्यों ऐसा है, देन फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस, एंड आफ्टर दैट आपने एक कल्पना बनाई, फिर उस पर उसी कल्पना के हिसाब से आपने एक्सपेरिमेंट किया, कल्पना इन द सेंस प्लान बनाया आपने, और फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आया उसे एनालाइज किया, और एनालाइज करके आपने एक रिलायबल मॉडल बना दिया। दिस इज द वे इन विच साइंस और फिजिक्स थ्योरीज आर जनरेटेड, ठीक है, और फॉर्म। क्लियर? ठीक, तो आप समझ गए फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल द थिंग्स अराउंड यू और इन फिजिकल वर्ल्ड। ठीक, अब अगला टॉपिक है नेचुरल साइंस, ठीक है ना। तो वो सब्जेक्ट साइंस से तो बहुत होता है, पॉलिटिकल साइंस आपने सुना होगा, यू हर्ड अबाउट पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो हम अब समझेंगे कि साइंस समझ में आ गई, फिजिक्स क्या होता है समझ गए। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इन्वॉल्व्स द डिस्क्रिप्शन, prediction and understanding of natural phenomena based on the observational and empirical evidence, थ्री मेन ब्रांचेस। मतलब क्या है कि नेचुरल फिजिक्स में हम, नेचुरल साइंस में हम मेनली किस किस बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। क्लियर? सो नेचुरल साइंस इज द साइंस विच डील्स विद द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसे जनरली हम साइंस कहते हैं। कि साइंस के तीन ब्रांचेस होते हैं, एक्चुअली ये किसके ब्रांचेस हैं, तीन, नेचुरल साइंस के, ठीक है ना। अब देखो इधर, ठीक, अब है अप्रोचेस इन फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स को पढ़ने की देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, देयर आर टू अप्रोचेस टू डील विद द फिजिक्स। ठीक, इसके लिए हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी क्या है, अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ को समझने के दो तरीके हैं। पहला तो आप अर्थ को समझो, फिर अर्थ से अर्थ की डिफरेंट लेयर्स पर बात करो, ठीक है ना। पहले आपने अर्थ क्या है, फिर अर्थ कितनी लेयरों से मिलके बनी है उन पर बात करो, फिर वो लेयर्स किस किस मटेरियल से बन के बनी है उनके कंपोजिशन पे बात करो, फिर वो कंपोजिशन कैसे काम करता है उस पर बात करो। यानी कि अर्थ को समझने का पहला तरीका यह है कि आप सबसे पहले अर्थ को समझो, फिर अर्थ की कंपोजिशन को समझो। कंपोजिशन समझ रहे हो, कंपोजिशन मतलब है पहले आप हर लेयर को समझो, फिर लेयर बाय लेयर आप समझते जाओ और लास्ट में सेंटर पे पहुंच जाओ और बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन कर लो। दूसरा तरीका यह है कि आप पहले कंपोजिशन को समझो, फिर आप लेयर्स कैसे इन कंपोजिशन से बनी है, और फिर इन एयर लेयर्स का इस्तेमाल करके अर्थ कैसे बना हुआ है। क्लियर? सिंपल तरीके से अगर बात करें, अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे आपकी फैमिली को समझना हो, है ना, तो पहला तरीका क्या है, अगर मुझे आपकी फैमिली को समझना है, या तो मैं इंडिविजुअल हर पर्सन को जान लूं, तो मुझे ये समझने में आसानी हो जाएगी कि आपका परिवार कैसा है, और या फिर मैं ये समझ लूं कि आपका परिवार कैसा है, तो मैं ये बता सकता हूं आपके घर में हर इंसान कैसा है। गॉट माई पॉइंट? या तो मैं आपके पूरे परिवार को एक साथ समझ लूं, जैसे अगर मैं कह दूं कि देर इज अ फैमिली विच इज वेरी रिच, सो आई कैन कंक्लूड द एवरी पर्सन ऑफ फैमिली इज वेरी रिच।
मे बी दैट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रू। हो सकता है उस फैमिली का देर इज अ पर्सन विच इज नॉट एग्जैक्टली इन द सेम वे रिच, जैसा कि मैं फैमिली को देख रहा हूं। क्लियर? ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मुझे ये पता लग जाए द एवरी पर्सन ऑफ दिस फैमिली इज रिच, सो आई कैन से द फैमिली इज रिच। क्लियर? So there are two ways of physics, two ways to reach, to approach physics. पहला यूनिफिकेशन, दूसरा रिडक्शनिज्म। पहला यूनिफिकेशन और दूसरा रिडक्शनिज्म। कैसे? एक चीज है, ठीक है ना, इसको तोड़ के समझो, इसके सारे पार्टिकल्स को अलग अलग समझो। पहला। तो यहां देखो आप क्या कर रहे हो। अगर आप एक ऑब्जेक्ट को समझने के लिए उसके इंडिविजुअल पार्टिकल को समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म, यानी कि बिखेर के समझना। सेकंड ये कि इन पार्टिकल्स को अगर आप जोड़ के पूरा ऑब्जेक्ट समझो, तो आपने क्या किया, सबको यूनिफाइड करके समझ रहे हो। दिस इज द अप्रोच विच इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। गॉट माई पॉइंट? समझ में आया कि क्या था पूरा खेल? तो क्या था, इफ यू आर डीलिंग with individual particle, with individual portion of the object, you are dealing with the reductionism। और अगर आप सबको जोड़ के इस बड़े को समझ रहे हो तो वो क्या है, यूनिफिकेशन। तो दो ही तरीके हैं फिजिक्स में, या तो छोटे से बड़े की ओर जाओगे या बड़े से छोटे की ओर आओगे। ठीक है ना? जैसे हर एटम से मिलके, पार्टिकल से मिलके ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट से बड़ा ऑब्जेक्ट बना, फिर ऑब्जेक्ट से अर्थ बनी, अर्थ से समंदर, मतलब सारा प्रोसेसेस बने, फिर अर्थ और बाकी ऐसे सैटेलाइट मिलके सोलर सिस्टम बना दिए। सोलर सिस्टम के बाद क्या हुआ, यूनिवर्स बना, है ना? और फिर क्या होगा, यूनिवर्स तो बन गया, उसके बाद क्या होगा, एक आती है थ्योरी जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। उससे क्या होता है, यूनिवर्स फिर, यूनिवर्स खत्म होके क्या बन जाएगा, फिर पार्टिकल्स में बिखर जाएगा। यानी कि जीरो से शुरू होके पूरा सिस्टम कहां पे आता है, जीरो पे। ठीक? पार्टिकल से शुरू हुआ, यूनिवर्स तक गया, उसके बाद बिग बैंग थ्योरी से स्टार्ट हुआ, यानी कि यूनिवर्स से डिफ्यूज होके कहां खत्म होके कहां जाता है, बिग बैंग, यानी कि ब्लैक होल। एक छोटे से पार्टिकल पे जाके खत्म हो जाती हैं सारी चीजें। क्लियर? तो वन इज जुड़ते जुड़ते, दूसरा बिखरते बिखरते। तो वन इज यूनिफिकेशन, सेकंड इज रिडक्शनिज्म। ठीक? नोट करो ये वाला पोर्शन। इसको थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हो आप, जैसे एक थोड़ा समझने की अगर कोशिश करो, जो समझ ले प्रकृति का हर एक खेल, वही फिजिक्स है ज्ञान का असली मेल। समझे? फिजिक्स इज द मैजिक ऑफ नेचर। क्या? वो कभी सुना है, किसी को जानना है कि ऑब्जेक्ट चल क्यों रहा है, और किसी को जानना है कि रोशनी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट दिख क्यों रहा है ना? ऐसे थोड़ा अलग तरीके समझें तो, कोई जानना चाहता है चलती चीजों का राज, और कोई जानना चाहता है रोशनी का राज। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर पहलू का एक अलग अंदाज होता है। मतलब हर चीज के पीछे ना एक बहुत
खूबसूरत सा लॉजिक है। फिजिक्स इज नॉट सब्जेक्ट टू मेमोराइज, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जस्ट फील द सब्जेक्ट। अगर आप देखोगे ना तो आपके चारों तरफ चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो यूनिफिकेशन अप्रोच क्या है? कलेक्टिव इंक्लूजन ऑफ ऑल फिनोमिना इन नेचर अंडर यूनिवर्सल लॉज। एग्जाम्पल क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज यूनिवर्सली अक्रॉस ऑल स्केल, यानी कि हम ग्रेविटेशन लॉ को सब पे लागू करते हैं। ठीक है ना। रिडक्शन अप्रोच क्या है? प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शंस बिटवीन पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम डेराइव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ होल। टेम्परेचर इन थर्मोडाइनमिक्स कनेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि हम बहुत छोटे लेवल की तरफ सोच रहे हैं। ठीक है ना, उस चीज पे बात कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया हुआ है। यानी कि रिडक्शनिज्म बात करता है इंडिविजुअलिटी की, और यूनिफिकेशन बात करता है कलेक्टिव की। ठीक है ना, एक फ्लो चार्ट है, आप समझ लो। कलेक्टिव इंक्लूजन की बात करें तो यूनिफिकेशन, यानी कि होल की बात करें, अगर बात किसकी हो, होल सिस्टम की, तो यूनिफिकेशन। और अगर बात हो इंडिविजुअल तो क्या है? रिडक्शन अप्रोच। ठीक, उसके बाद है स्कोप ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का स्कोप क्या है ना। फिजिक्स हैज एन एक्सटेंसिव स्कोप कवरिंग फिनोमेना अक्रॉस वास्ट रेंज। एक बहुत बड़ी रेंज को ये कवर करता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका खूबसूरत सा स्कोप है। तो सबसे पहले अभी जो हमने वहां पे पढ़ा था कि डोमेन कहां से कहां तक, इसकी रेंज क्या है, तो उस रेंज को ना थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। रेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहले अगर बात करें लेंथ के हिसाब से इसकी रेंज क्या है, तो -10⁻⁻14 मीटर, यानी कि सब एटॉमिक रेंज टू एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस तक जाता है ये। ठीक है, अगर बात करें टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? 10⁻22 सेकेंड्स इसकी मिनिमम वैल्यू से लेके कहां तक जाता है ये, यानी कि सबसे कम टाइम इतने से आप कैलकुलेशन करते हो, और मैक्सिमम टाइम कहां तक कैलकुलेशन करते हो? वहां तक। अगर बात करें इन द सेंस ऑफ मास, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? एक्चुअली अगर तुम्हें याद हो तो ये स्टार्ट हो जाता है मिनिमम मास। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मास याद है तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻⁻। ठीक है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 10 ही है, अगर थोड़ा समझ के चलो। तो ये इस रेंज से, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इस रेंज से कहां तक जा रहा है? मैक्सिमम रेंज होगी इसकी। तो यू कैन सी एंड फील द थिंग्स, कि अगर लेंथ के हिसाब से देखो तो ये कितने छोटे से लेके कितने बड़े तक जा रहा है, टाइम के हिसाब से देखो तो कितने कम टाइम से लेके कितने ज्यादा टाइम तक जा रहा है। अगर आप मास के हिसाब से देखो तो कम से कम मास कितना हो सकता है, उससे कितना ज्यादा से ज्यादा मास हो सकता है, यानी कि सबसे कम मास क्या होगा? कोई पार्टिकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या उससे भी छोटा, उससे लेके किसका मास हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड के मास तक की ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। क्लियर? सो फिजिक्स इज डीलिंग विद वेरी स्मॉल टू वेरी large, and this range is called माइक्रो टू मैक्रो, यानी कि माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक रेंज तक जाता है। ठीक, क्लासिफिकेशन में माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है? एटॉमिक, न्यूक्लियर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स, ये जो भी सारे इसके सारे पार्टिकल्स हैं, इनकी रेंज क्या है? माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत ही छोटी रेंज पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें इफ यू आर डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक डोमेन, तो उसके लिए क्या है? मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, ये देखो कितने बड़े लेवल की बात कर रहा है। इन द मैक्रोस्कोपिक डोमेन यू आर डीलिंग विद द वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स, वेरी लार्ज फिनोमिना। ठीक है ना।
अब एक बीच की भी रेंज है जिसे कहते हैं मेसोस्कोपिक डोमेन। इसमें क्या है, मटेरियल्स, नैनो साइंस, सुपर कंडक्टिविटी, लाइक जो माइक्रो और मैक्रो के बीच की चीजें हैं, जो ना तो एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आ रही हैं और ना ही मैक्रो में आ रही हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मेसोस्कोपिक। ठीक, ठीक है। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स की, वो है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। सो अगर ध्यान से देखो आप, तो आपको यहां पर चार तरीके के फोर्सेस दिखाई दे रहे होंगे, है ना। पहला क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्या है, वीक फोर्स। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और चौथा क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, या इसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना। ठीक, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है ना। फोर्स एज अ टाइप ऑफ पुश और पुल, जो ऑब्जेक्ट को चलाता है, या इस तरीके की चीजें पढ़े हो। ठीक है। नाउ in the introduction of physics or in class 11, you have to understand the whole universe is regulated or is operated by some forces, and those forces are so many types, बहुत सारे टाइप के फोर्सेस हैं। ठीक है ना। तो अगर इस चीज को गौर करें तो हमें समझ में आएगा, फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, फिजिक्स इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट। फिजिक्स क्या है, नेचर को समझने का, नेचर को पढ़ने का और नेचर से डील करने का एक तरीका। तो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट टू डील विद द नेचर, टू अंडरस्टैंड नेचर, टू फील नेचर, टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द नेचर। ठीक। सो जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे नेचर को जो चीजें चला रही हैं, कुछ फोर्सेस जो रेगुलेट कर रहे हैं, उन फोर्सेस को अगर हम ओवरऑल क्लासिफाई करते हैं, तो मेनली इन द होल नेचर देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। तो हमारे पास चार तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो पूरे नेचर को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो सबसे पहला हमारा फोर्स है, इसको तो आपने बहुत पढ़ा होगा, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, है ना। बहुत ढंग से इस चीज को आप पढ़े होंगे। ठीक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस। ठीक। ऐसा नहीं है कि ये ग्रेविटेशन का मतलब है कि ये सिर्फ ग्रेविटी लगाती है, क्योंकि सबसे पहले बात अर्थ पे हुई थी इसकी, और अर्थ को ग्रेविटी भी कहा जाता है। दैट्स वाई इस वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अदरवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स विच इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, और ये हर उस चीज के बीच में लगता है जिसमें क्या होता है, मासेस होते हैं। So this is the force which is always attractive in nature and always available between two masses. Clear? अगर मास है तो ग्रेविटेशन होगा। ठीक। दूसरा, ये यूनिवर्सल है, यानी यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ है कि हर जगह जहां भी मास होगा यूनिवर्स में, वहां पर ये लगेगा। दूसरा, ये लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है कि ये इतने छोटी रेंज से, यानी कि ये मिनिमम रेंज से भी लगना स्टार्ट होता है, जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में भी लग रहा होता है। ठीक है ना। ये दो प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा होता है। और ये कहां तक लगता है, ये हमसे और किसी दूसरे सोलर सिस्टम में पड़े प्लेनेट के बीच में भी लग रहा है। ठीक है। तो ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, ये यूनिवर्स में हर उन चीजों के बीच में लगता है जहां पर क्या होता है, मास। तो दिस इज वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है,
अगर ये हमारे और दूसरे सोलर सिस्टम के बीच के ऑब्जेक्ट में लग रहा है तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते? क्यों? क्योंकि दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ये बहुत कमजोर होता है, इससे ज्यादा बाकी और भी चीजें हैं, ठीक है ना। अगर हमें वो खींच रहा है तो हमें भी, हमें और भी कोई अपनी तरफ खींच रहा है। अगर हमें, अगर मान लो हमें दूसरे सोलर सिस्टम का कोई प्लेनेट खींच रहा है तो हमारी अर्थ भी तो हमें खींच रही है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा था वो क्या होता है? F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जो दूसरे प्लेनेट का, जो दूसरे सोलर सिस्टम का प्लेनेट होगा उसकी आर बहुत ज्यादा होगी। अगर उसकी आर बहुत ज्यादा है तो उसका एफ बहुत कम होगा। क्यों? क्यों ऐसा होगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, है ना। इसलिए जो जितनी दूर होगा उसका इफेक्ट भी उतना ही कम होगा, पर होगा, ठीक। और ऐसे लॉज जहां पर इस तरीके से कोई चीज रिलेट करती है इसे कहते हैं हम इनवर्स स्क्वायर लॉस, ठीक। इसका कॉन्सेप्ट न्यूटन ने दिया था बहुत ही खूबसूरत तरीके से, तुमने पढ़ा भी होगा, न्यूटन का एप्पल वाला गिरने का खेल, है ना। तो जो न्यूटन के सर पे ये जो एप्पल के पेड़ से जो एप्पल गिर रहा है, ये जो एप्पल जिस वजह से नीचे गिर रहा है दैट इज कॉल्ड gravity, that is called the attraction of earth, the force, the attractive force applied by earth on the apple, which attract the apple towards center of earth, and this attraction is called as gravity, and from here you got the term gravitational force, ठीक। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, हमने अभी पढ़ा था सर्कुलर मोशन में, हमने चीजें समझी हुई थी। सर्कुलर मोशन को हमने जब पढ़ा था जब भी, तो हमने एक चीज देखी हुई थी कि हर सर्कल के पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो टूवर्ड्स किधर होती है? टेंजेंट होती है। तो इस हिसाब से मून को किधर जाना चाहिए? इधर। पर ये क्या कर रहा है? अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। सो दिस, जो ये अर्थ के चारों तरफ घूम पा रहा है, दिस इज द पुल ऑफ ग्रेविटी दैट चेंज द पाथ ऑफ द मून। ये क्या है? ग्रेविटी द्वारा लगाया गया वो पुल है, वो अट्रैक्शन है जो इसको क्या करा रहा है? रोटेट करा रहा है, ठीक है ना। अगर इसे फॉर्मुलेशन में समझें तो ये एक मास है जिसका मास है m1, एक दूसरा मास है m2, ठीक है ना। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। क्लियर? तो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगेगा वो कितना होगा? ये वाला, ठीक। ओके। सेकेंड फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा किसके बीच में लगता है? बिटवीन चार्ज पार्टिकल। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। अगर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स एक है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक। कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दो लाइक चार्जेस हैं प्लस और प्लस, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा? रिपल्सिव होगा, जैसा कि तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है ना। तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखो, ये जो फोर्स है ये तुम्हारा कैसा है? दोनों प्लस चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर कर रहा है। अगर दो लाइक चार्जेस नहीं होके अनलाइक चार्जेस हैं इस तरीके से, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इस तरीके से ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स विच ऑलवेज अप्लाइड बिटवीन
charge particle. If there is no charge particle, there is no electromagnetic force. ठीक, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। जैसे दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 है, एक Q2 है, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी है R। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता है, दिस इज गिवन बाय कूलॉम। किसने दिया था? कूलॉम। और दिस इज राइट, दिस इज लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है इसकी? परमिटिविटी ऑफ स्पेस, ठीक है ना। और इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो क्या है? ठीक है, कितनी होती है? ठीक, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहीं से निकाल ली। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के? मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन। आपने देखा होगा कि अगर कोई मैग्नेट है इस तरीके से, एक कोई वार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जब भी इसे आप आयरन के आसपास रखोगे तो ये आयरन क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। सेकेंड होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रेडियो वेव, ये सारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। थर्ड हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, दिस इज द फोर्स विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। इससे ज्यादा नेचर में कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ठीक। दूसरा क्या होता है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ किस रेंज में लगता है? इस वाली रेंज में। ठीक है ना। एटम का साइज है 10⁻⁻14 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज है अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर। सो दिस इज द फोर्स विच इज ओनली एप्लीकेबल इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में ही ये एप्लीकेबल होता है। दैट्स वाई इट्स रेंज इज वेरी शॉर्ट, एंड दैट रेंज इज 10⁻⁻15 मीटर। और यही वो फोर्स है दैट इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन द क्या होता है? इन द न्यूक्लियस। यही वो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बनाए रखने के लिए। समझे? अगर ये फोर्स नहीं होता तो न्यूक्लियस भी सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक। सो दिस इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक, क्लियर? ठीक है। विदाउट इट न्यूक्लियाई वुड ब्रेक अपार्ट। अगर ये ना होता तो न्यूक्लियाई क्या होता? टूट जाता। अब अगर न्यूक्लियस ना होता तो एटम ना होता, एटम ना होता तो एटम से मिलकर कोई ऑब्जेक्ट ना बनता, जब एटम से ऑब्जेक्ट ना बनता तो फिर कुछ भी ना होता, क्योंकि एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट ऑफ एवरी मैटर। तो जब एटम ही नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, तो एटम नहीं होगा, एटम नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, मैटर नहीं होगा, तो यूनिवर्स कैसे सरवाइव कर पाएगा? ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी एंड फ्यूजन इन स्टार्स, ये दो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। ये सब कुछ आप डिटेल में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते जाओगे। ठीक है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, वीक न्यूक्लियर फोर्स, बहुत कम रेंज का होता है, यानी कि 10⁻⁻16 मीटर। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से भी मिनिमम रेंज का होता है। कैसे, समझाता हूं। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव बीटा डिके, मेनली दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर radioactive beta decay. Actually there are three types of decays.
तीन तरीके के डिके होते हैं। पहला होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो उनमें से जो बीटा डिके है, उस बात बीटा डिके के होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीकर देन स्ट्रॉन्ग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? न्यूट्रॉन। देखो एक ही एग्जाम्पल है डिके ऑफ न्यूट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहां होता है? ये कहां होता है? न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन रिसाइड इन द न्यूक्लियस। तो जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी निकालता है। क्लियर? और साथ ही साथ में क्या निकालता है? एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकालता है? एंटी न्यूट्रिनो। उस सिचुएशन में क्या प्रोड्यूस होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक। फ्यूजन रिएक्शन इन द सन, दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, पढ़े होगे। एक होता है फिजन, और दूसरी कैसी होती है? फ्यूजन। फिजन जब एक कोई बड़ी चीज, जब एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट टूट के दो या दो से ज्यादा चीजों में बिखरता है, तो उस वक्त इसका इसमें टूटना एक रिएक्शन है, क्योंकि देर इज अ प्रोडक्ट एंड देर इज अ रिएक्टेंट, देर इज अ रिएक्टेंट एंड सम प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके की रिएक्शन क्या कहलाती है? फिजन। फिजन मतलब बिखरना। अगर दो छोटी छोटी मिलके कोई बड़ी बनाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फ्यूजन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द सेंस ऑफ फिजन एंड फ्यूजन। क्लियर? ठीक है। ठीक। सो अगर हम कंबाइंडली समझें तो देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस गवर्न ऑल इंटरेक्शन। जो भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, जितने फोर्सेस हैं सारे, यही चार फंडामेंटल फोर्सेस होल्ड करते हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें, तो अगर ये 1 है, तो ये वाला कितना होता है? 10⁻25। ठीक है ना? ये वाला कितना होता है? 10⁻36। और ये वाला 10⁻38। यानी कि अगर ये सिर्फ एक है तो ये 10⁻25 है, ये 10⁻36 है, और ये 10⁻38 है। तो यू कैन कंक्लूड how much is their relative strength and which is strongest and which is weaker. Why this is so weaker there? That there is no effect of any other force, है ना? ये इतना वीकर क्यों है कि इस पे कोई और फोर्स का इफेक्ट ही नहीं आ रहा, या ये कहीं अपना इफेक्ट क्यों नहीं शो कर पाता है? क्योंकि ये बाकी सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसके कंपैरिजन में, तो उनका इफेक्ट नहीं आ पाता है। ठीक। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन बस इतना ही सा था। ठीक है ना? आगे से हम फर्स्ट, ये इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, और उसके बाद उसी तरीके से आगे। ठीक। इस चैप्टर में बस आपको समझना है कि नेचर में क्या हो रहा है, कौन कौन से फोर्सेस हैं, कौन सी चीज़ें गवर्न कर रही हैं नेचर को, कैसे नेचर को हम समझ सकते हैं बाहर, ये इस तरीके की सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है। थैंक यू।